Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will talk about the chapter number 10 of class 12th, that is microbes in human welfare. So, without wasting any time, let's proceed with our today's session. In the previous session, we have discussed about the sewage treatment plant. Then we have also studied about the Ganga action plan as well as the Yamuna action plan. Now, in this video, we will start with our next topic, that is microbes in the production of biogas. कि कैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बायोगैस के प्रोडक्शन में मदद करवाते हैं. बायोगैस is a mixture of gases containing predominantly methane produced by the microbial activity and which may be used as fuel. तो जो बायोगैस है वो कुछ गैसेस का मिक्सचर होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल मीथेन, इसके अलावा CO2 एंड हाइड्रोजन सल्फाइड. लेकिन इनके अंदर जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो गैस मौजूद होती है वो है मीथेन. और ये जो बायोगैस है ये कैसे प्रोड्यूस की जाती है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से ये प्रोड्यूस की जाती है. और ये जो बायोगैस है इसको हम एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं. यू हैव लर्नड दैट माइक्रोब्स प्रोड्यूस्ड डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस एंड प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म. तो हमने ये ऑलरेडी पढ़ लिया है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो अलग अलग तरीके की जो गैस हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं एज अ एंड प्रोडक्ट जब भी उनके अंदर ग्रोथ या फिर मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है. द टाइप ऑफ द गैसेस प्रोड्यूस्ड डिपेंड्स अपॉन द microbes and the organic substrates they utilize. तो हमने अभी बात करी कि अलग अलग तरीके की गैसेस जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवाते हैं. लेकिन कौन से टाइप की गैस प्रोड्यूस होगी वो डिपेंड करता है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और कौन से ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को वो यूज़ कर रहा है. इन द एग्जाम्पल cited in the relation to fermentation of dough, cheese making and production of beverages, the main gas produced was CO2. तो अगर हम एग्ज़ाम्पल लेके चलें फर्मेंटेशन के केस में, चाहे वो डो का हो, चाहे वो चीज़ बनाने का हो या फिर अलग अलग तरीके की बेवरेजेस बनाने का, इनके अंदर जो माइक्रोबियल फर्मेंटेशन के एंड प्रोडक्ट में जो गैस प्रोड्यूस होती है वो मेनली कौन सी है? CO2 गैस है. However, certain bacteria which grow anaerobically on cellulosic material produce large amount of methane along with CO2 and H2. लेकिन कुछ ऐसे भी बैक्टीरियाज हैं जो कि अनएरोबिकली ग्रो होते हैं या फिर सेल्यूलोजिक मटेरियल के ऊपर ये ग्रो होंगे अनएरोबिक कंडीशंस में. और ये बहुत बड़े अमाउंट में जो मीथेन गैस है
उसको प्रोड्यूस करवाते हैं और मीथेन के साथ साथ यहाँ पे 2 और भी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। जो 2 गैसेस हैं उनमें से एक है CO2 और जो दूसरी है वो है H2। तो यानी कि यहाँ पे 2 गैसेस बनी मीथेन के साथ, दैट इज़ CO2 एंड H2। और ये कौन से टाइप के बैक्टीरिया से बनी? जो कि अनएरोबिकली ग्रो कर रहे थे सेल्यूलोजिक मटेरियल के ऊपर। These bacterias are collectively called मिथेनोजेंस। और ये जो अनएरोबिकली ग्रोइंग बैक्टीरियाज हैं इनको हम क्या बोल रहे हैं? जो कि मीथेन प्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो इनको हम मिथेनोजेंस बोल रहे हैं। एंड वन सच कॉमन बैक्टीरियम इज़ मिथेनोबैक्टीरियम। तो हमने बोला कुछ बैक्टीरियाज मीथेन प्रोड्यूस करवा रहे थे, तो उन कुछ बैक्टीरियाज में से जो एक एग्जाम्पल है वो है मिथेनोबैक्टीरियम का। These bacteria are commonly found in the anaerobic sludge during sewage treatment। और इसके अलावा ये जो मिथेनोजेंस हैं ये कहाँ मिलते हैं? अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर भी मिलते हैं, अगर हम सीवेज ट्रीटमेंट की बात करें तो हमने सीवेज ट्रीटमेंट में कहाँ पढ़े थे अनएरोबिक बैक्टीरियाज? कि जब जो फ्लोसिस का फॉर्मेशन हो चुका होता है और वहाँ से उनकी वजह से जो BOD था वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका होता है। उसके बाद में जो प्राइमरी जो इफिलेंट था हमारा, हम उसको सेटलिंग टैंक में ग्रो करवा रहे थे और उस सेटलिंग टैंक के अंदर ये जो अनएरोबिक बैक्टीरियाज हैं ये ग्रो हो रहे थे। और ये क्या काम कर रहे थे कि जो बैक्टीरिया और जो फंजाई थे जो कि फ्लोसिस मिलके बना रहे थे इनको डाइजेस्ट करवा रहे थे। और जब ये इनको डाइजेस्ट करवा रहे थे उन बैक्टीरियाज को, तब वहाँ से जो मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी जिसको हम कलेक्टिवली बायोगैस भी बोलते हैं वो प्रोड्यूस हो रही थी। तो वहाँ पे ये अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर के टाइम पे बैक्टीरियाज मिलते हैं। These bacterias are also present in the rumen, a part of stomach of cattle। तो जो रूमिनेंट एनिमल्स हैं उनके अंदर ये जो रूमन वाला हिस्सा होता है उनके स्टमक का, वहाँ पे भी ये जो मिथेनोजेंस हैं वो मिलते हैं। A lot of cellulosic material present in the food of cattle is also present in the rumen। और भी जो बहुत सारा सेलुलोजिक मटेरियल है जो कि ये जो कैटल्स होती हैं इनके खाने के अंदर मौजूद होता है, ये उनके रूमन के अंदर मौजूद होगा। इन रूमेंस these bacterias help in breakdown of cellulose and play an important role in the nutrition of the cattle। तो ये जो रूमन है उसके अंदर जो रूमन यानी कि जो स्टमक का एक पार्ट है रूमिनेंट का, उसके अंदर ये बैक्टीरियाज जो हैं वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करवाने में यानी सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करवाने में मदद करवाएंगे। और ये जो कैटल्स हैं उनके अंदर जो न्यूट्रिशन है उसके प्रोवाइड करवाने में भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। डू यू थिंक वी ह्यूमन बींग्स आर एबल टू डाइजेस्ट द सेल्यूलोज प्रेजेंट इन आवर फूड? तो आपको क्या लगता है कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं क्या हमारे खाने के अंदर जो सेल्यूलोज मौजूद होते हैं
क्या हम उनको डाइजेस्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि जो सेल्यूलोज हैं उनको डाइजेस्ट करवाने के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं सेल्यूलेज एंजाइम। तो ये जो सेल्यूलेज एंजाइम है ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करवाता है, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ये सेल्यूलेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है और इसीलिए हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। Thus, the excreta, dung of the cattle, commonly called gobar, is rich in these bacteria. तो जो कैटल डंग होता है उनके अंदर एक बहुत ही लार्ज अमाउंट के अंदर ये जो मिथेनोजन बैक्टीरियाज हैं ये मिलते हैं। डंग कैन बी यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ बायोगैस कॉमनली कॉल्ड एज गोबर गैस। अब ये जो काऊ डंग है इसका यूज़ किया जा सकता है बायोगैस को जनरेट यानी कि प्रोड्यूस करवाने में, और ये जो बायोगैस बनेगी इस कैटल डंग से इसको कॉमन लैंग्वेज के अंदर गोबर गैस भी बोलते हैं। द बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ a concrete tank 10 to 15 feet deep in which bio-waste are collected and a slurry of dung is fed। ये जो बायोगैस प्लांट होता है इसके अंदर एक काफ़ी बड़ा यानी कि 10 से 15 फीट डीप एक कंक्रीट का टैंक बनाया जाता है, जिसके अंदर ये जितना भी जो बायो वेस्ट है उसको कलेक्ट किया जाता है और उससे जो डंग की स्लरी है वो प्रिपेयर की जाती है। अ फ्लोटिंग कवर प्लेस्ड ओवर द स्लरी which keep on rising as the gas produced in the tank due to the microbial activity। तो ये जो स्लरी बनी है इसके ऊपर एक कवर रखा जाता है जो कि राइज होता रहता है ऊपर, क्योंकि वहाँ पे माइक्रोबियल एक्टिविटी हो रही होती है और उसकी वजह से जो बायोगैस है वो प्रोड्यूस कंटिन्यूएशन में हो रही होती है। द बायोगैस प्लांट हैज़ एन आउटलेट which is connected to the pipe to supply the biogas to nearby house। अब ये जो बायोगैस प्लांट होता है इसके अंदर एक आउटलेट भी प्रेजेंट होता है। आउटलेट यानी कि उस गैस को बाहर निकालने के लिए एक मौजूद होता है एक सेक्शन, और ये जो आउटलेट होता है ये एक पाइप के साथ कनेक्ट होता है जिसके थ्रू ये जो बायोगैस है वो आसपास के घरों तक पहुंचाई जाती है। द स्पेंट स्लरी इज़ रिमूव्ड थ्रू अनदर आउटलेट एंड मे बी यूज्ड एज फर्टिलाइज़र। अब जो स्लरी यूज़ हो चुकी है यानी कि जिससे जो बायोगैस का प्रोडक्शन था वो हो चुका है, तब वो जो वेस्ट स्लरी बची है उसको हम एक दूसरे आउटलेट यानी कि एक दूसरे चीज़ के अंदर निकाल लेंगे एंड मे बी यूज्ड एज फर्टिलाइज़र। और ये जो स्पेंट स्लरी है इसको हम फील्ड के अंदर एज अ फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। द कैटल डंग इज़ अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज़ इन रूरल एरियाज़ वेयर कैटल्स are used for a variety of purpose। तो ये जो कैटल डंग है ये जो रूरल एरियाज़ हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल होता है, क्योंकि वहाँ नॉर्मली हर घर के अंदर अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग पर्पज़ के लिए
कैटल्स को रखा जाता है। सो बायोगैस प्लांट आर मोर ऑफन बिल्ड इन रूरल एरियाज़, और इसीलिए जितने भी मोस्टली जो बायोगैस प्लांट होते हैं ये रूरल एरियाज़ के अंदर ही लगाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो बायो वेस्ट है उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। द बायोगैस thus produced is used for cooking and lighting, और ये जो बायोगैस यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है इसको खाना पकाने और घर पे जो लाइट वगैरह हैं उनके लिए भी यूज़ किया जा सकता है। द पिक्चर ऑफ अ बायोगैस प्लांट इज़ शोन इन फिगर 10.8, और जो फिगर 10.8 है इसके अंदर बायोगैस प्लांट का एक टिपिकल एग्जाम्पल दिखाया हुआ है। द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन was developed by, especially in India, mainly due to the effort of Indian Agriculture Research Institute IARI and Khadi and Village Industries Commission KVIC। तो ये जो बायोगैस प्रोडक्शन वाली जो टेक्नोलॉजी है ये इंडिया के अंदर डेवलप करी गई थी 2 इंस्टीट्यूट की बहुत ज़्यादा एफ़र्ट से, और वो जो 2 इंस्टीट्यूट थे वो थे IARI एंड KVIC। IARI stands for Indian Agriculture Research Institute, while the KVIC stands for Khadi and Village Industries Commission. If your school is situated in a village or near a village, it will be very interesting to inquire if there are any biogas plant nearby. तो अगर आपका स्कूल किसी गांव में है या फिर किसी गांव के आसपास में है तो आप वहाँ के आसपास जो भी बायोगैस प्लांट मौजूद है उसको विज़िट कर सकते हैं। विज़िट द बायोगैस प्लांट एंड लर्न मोर अबाउट इट फ्रॉम द पीपल हु आर एक्चुअली मैनेजिंग इट। तो आप उस बायोगैस प्लांट के अंदर जा सकते हैं और उसके बारे में और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, स्पेसिफ़िकली उन्हीं लोगों से जो कि इसको बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। तो ये एक बायोगैस प्लांट का एग्ज़ाम्पल है कि एक आउटलेट के अंदर क्या डाला गया, डंग प्लस वाटर डाला गया और उससे क्या बनाया गया, स्लरी बनाई गई डंग की। उसके बाद उस स्लरी को जो कॉन्क्रीट टैंक था उसके अंदर डाला गया, वहाँ पे ये डाइजेस्ट हुआ। जो मिथेनोजन बैक्टीरियाज़ हैं उन्होंने उसको डाइजेस्ट करवाया, और जब ये डाइजेस्ट हुआ तो इससे जो मीथेन गैस थी वो रिलीज़ हुई और उससे ये जो आउटलेट था ये ऊपर उठने लगा। अब यहाँ से जो गैस प्रोड्यूस हुई इसके डाइजेस्ट होने से वो तो एक पाइप के थ्रू जो आसपास के घर थे उन तक पहुँचा दी गई, और ये जो स्लरी थी अगर ये पूरी यूज़ जब हो जाती है और इससे जो बायोगैस का प्रोडक्शन था वो बंद हो जाता है तो उस टाइम पे इस स्लरी को एक अलग आउटलेट के अंदर डाल दिया जाता है, और ये फिर जो अलग अलग फर्टिलाइज़र्स के जैसे फील्ड के अंदर यूज़ की जाती है। तो ये एक टिपिकल बायोगैस प्लांट का एग्ज़ाम्पल है। तो इससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि जो कैटल्स वगैरह हैं उनसे जो डंग वगैरह रिलीज़ है उससे बायोगैस का प्रोडक्शन हो सकता है,
और जो बैक्टीरियाज काम में आते हैं वो कौन से बैक्टीरियाज हैं? मिथेनोजन बैक्टीरियाज वो होते हैं।